चलिए सुनिए, पढ़ रहे थे हम लोग क्या, गॉस लॉ का एप्लीकेशन। सुनो, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में सबसे मेन काम क्या होता है, गॉसियन सरफेस का चयन करना। अगर आप गॉसियन सरफेस का चयन कर लिए हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला लगा करके फ्लक्स निकालिए, गॉस लॉ लगा दीजिए, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों को बराबर कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता था। उसी का आज मैं आपको एक अगला एप्लीकेशन दिखाने जा रहा हूं। जो अगला एप्लीकेशन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड रॉड। कि एक इनफाइनाइट चार्ज रॉड है और इस इनफाइनाइट चार्ज रॉड के कारण हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर आपको याद हो तो एनालिटिकल मेथड से भी ये चीज हम लोग निकाल चुके हैं पहले, जिसमें आपको याद होगा कि तीन वेरिएबल आता था, आर वेरिएबल होता था, एल वेरिएबल होता था, थीटा वेरिएबल होता था, और तीन वेरिएबल को इलिमिनेट करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड निकाले थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अब इसी पूरे कहानी को हम लोग गॉस लॉ से बिना किसी वेरिएबल को बनाए एक वेरिएबल में और बहुत ही आसान तरीके से कैसे निकालेंगे, ये आपको देखना है। इसको देखने से पहले आपको कुछ बातों को जरा सा समझना होगा कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है और उस पर हम चार्ज डालेंगे तो चार्ज भी कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इनफाइनाइट लेंथ का कोई सा रॉड है और इस इनफाइनाइट लेंथ के रॉड पर अगर हम चार्ज डालेंगे तो इस रॉड पर टोटल चार्ज भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टोटल चार्ज भी अगर इस पर इनफाइनाइट हो गया भाई, तो इनफाइनाइट चार्ज के लिए तो अपना कोई कैलकुलेशन बनेगा नहीं। लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि पर यूनिट लेंथ में, मान लो कि यहां पर 0 है, यहां पर मान लो कि 1 है, यहां पर मान लो कि 2 है, यहां पर मान लो कि 3 है, तो 0 से 1 तक में अगर चार्ज Q है तो 1 से 2 तक में भी चार्ज कितना रहेगा, 2 से 3 तक में भी चार्ज कितना रहेगा। मतलब कि हर यूनिट लेंथ में जो चार्ज का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, और यूनिट लेंथ में चार्ज के वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का वैल्यू रहेगा, ये लैम्डा का वैल्यू कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट के साथ साथ ये कैसा, फाइनाइट वैल्यू भी रहेगा, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई भी कैलकुलेशन अगर हम लोग मैथमेटिकल लेकर के बढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली ये बात होनी चाहिए निश्चित रूप से कि वो फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। अगर इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो फिर वो कैलकुलेशन किसी मतलब का नहीं रहता है, और फाइनाइट वैल्यू के लिए हम लोग यहां पर चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ को कंसीडर करेंगे। अब ध्यान देना कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इनफाइनाइट रॉड है, चार्ज इस पर इनफाइनाइट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ बात करेंगे कि यूनिट लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमको इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए क्या सब गिवन रहेगा और इस पूरे कहानी में हम लोगों को कैसे कैसे आगे बढ़ना है, वो एकदम स्टेप वाइज सीखते जाना। अपने को एक इनफाइनाइट चार्ज रॉड दिया हुआ है और इस इनफाइनाइट चार्ज रॉड पर चार्ज, कोई भी चार्ज रहे, पॉजिटिव चार्ज रहे या नेगेटिव चार्ज रहे, लेकिन यह बात दिया हुआ है क्या कि चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, तो ये अगर इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है जो प्लस इंफिनिटिव से लेकर के माइनस इंफिनिटिव तक है, तो इस पर जो टोटल चार्ज भी होगा वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी का बात करेंगे तो हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कभी भी इनफाइनाइट सीट के केस में या इनफाइनाइट लेंथ के वायर के केस में आपको चार्ज गिवन नहीं रहेगा। क्यों? कि इनफाइनाइट लेंथ है तो चार्ज भी कैसा होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीट है तो चार्ज भी कैसा होगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट के लिए कोई पॉसिबल कैलकुलेशन नहीं बनता है, कोई सार्थक कैलकुलेशन नहीं बनता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो इस केस में आपको दिया क्या रहेगा, आपको दिया रहेगा चार्ज डेंसिटी। तो आपको दिया है क्या इसमें, आपको दिया हुआ है क्या इसमें कि लेट एन चार्ज रॉड, या लेट अ चार्ज रॉड लिखिए कि लेट अ चार्ज रॉड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, कि एक चार्ज रॉड है जिसका लेंथ कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लैम्डा। इतना चीज आपको गिवन रहेगा कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है तो इस इनफाइनाइट लेंथ के रॉड का चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। और आपको फाइंड करना है क्या, आपको फाइंड करना है क्या, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द रॉड, कि उस रॉड से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर हमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना होगा। और यहां पर हम लोगों को करना क्या है, तो गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस रॉड से आर डिस्टेंस का मतलब, जब भी डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन का बात होता है तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही बात करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हमेशा कैसे डिस्टेंस का बात करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो मान लीजिए क्या कि यहां से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P, और इसी पॉइंट P पर हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो लेंथ होगा, ये कैसा लेंथ होगा, परपेंडिकुलर लेंथ होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना होगा। गॉसियन सरफेस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, तो गॉसियन सरफेस के बारे में सबसे पहली बात यह होती है कि ये कैसा होना चाहिए, इमेजिनरी सरफेस होना चाहिए। दूसरी बात कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। तीसरी बात कैसी होनी चाहिए कि ये कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए अबाउट द चार्ज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चौथा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी पासेस थ्रू पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड, मतलब कि पॉइंट P से इसको निश्चित रूप से पास होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ये लीनियर बॉडी है, और लीनियर बॉडी के सिमेट्रिक अगर हम कोई भी इमेजिनेशन करेंगे तो कैसा सरफेस होगा, सिलिंड्रिकल सरफेस होगा। तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। और ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कैसा होगा, तो इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों कि इनफाइनाइट लेंथ का अगर हम लोग सिलेंडर कंसीडर करेंगे तो फिर कैलकुलेशन इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। इसीलिए एक फाइनाइट लेंथ का, हम एक एल लेंथ का क्या करेंगे कि सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे। और ये गॉसियन सरफेस जो हो जाएगा आपका, और ये गॉसियन सरफेस जो हो जाएगा आपका, ये गॉसियन सरफेस आपका कुछ इस तरीके का हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा आपका, और ये गॉसियन सरफेस चारों तरफ से बंद भी होना चाहिए। तो चारों तरफ से बंद होने के लिए क्या किए, हम इसमें ऊपर भी ढक्कन लगा दिए, और हम इसमें क्या किए, नीचे भी ढक्कन लगा दिए। और इसका यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, L, और यहां से यहां तक का जो इसका रेडियस है वो कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बताओ कि अगर ऊपर का ढक्कन बंद है, नीचे का ढक्कन भी बंद है, तो ये गॉसियन सरफेस क्लोज्ड सरफेस है कि नहीं है, क्लोज सरफेस है। चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है। और उस पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। गॉसियन सरफेस तक की कहानी अपनी हो गई। और गॉसियन सरफेस का कहानी हम लोगों ने कैसा माना है, तो हम लोगों ने माना है क्या कि लेट अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, लेट अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की हम लोगों ने
एक सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस माना है जिसका लेंथ कितना है, हैविंग लेंथ एल, जिसका लेंथ है कितना एल, एंड रेडियस उसका कितना है, और उसका रेडियस कितना है आर, इज सिमेट्रिक भी है, कैसा, इज सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट जो है सो ये कैसा है भाई, सिमेट्रिक बॉडी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब हम लोगों को निकालना क्या है, पहले टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स के डेफिनेशन का यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें गॉस लॉ लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो देखो कि फ्लक्स निकालने के लिए हम लोगों को यहां अभी तक जो काम कर रहे थे उसमें स्फेरिकल सरफेस होता था, केवल एक ही कर्व सरफेस होता था। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास गसियन सरफेस में 3 अलग अलग सरफेस दिखेगा। सरफेस नंबर 1 जो आपको ऊपर का फ्लैट सरफेस दिखेगा, ऊपर वाला छत। सरफेस नंबर 2 आपको ये सिलेंडर का कर्व सरफेस दिखेगा, और सरफेस नंबर 3 आपको ये नीचे का फ्लोर दिखेगा। ये 3 सरफेस है और इस तीनों सरफेस के कारण अलग अलग फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए सारे फ्लक्स को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स निकलेगा, और टोटल फ्लक्स निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें गॉस लॉ लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही है तो हम लोग एक एक करके सरफेस के कारण हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और पॉजिटिवली चार्ज रॉड के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा कि टुवर्ड्स द चार्ज होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा और रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो कि अगर 3 सरफेस है अपने पास, तो पहले सरफेस पर अगर हम छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे ds, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट अगर हम लेंगे ds, तो इस ds एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, इस ds एरिया का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? तो मैंने आपको सिखाया है कि एरिया का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर और किधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो भैया अगर परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ तुम एरिया का डायरेक्शन मानोगे तो ये ds एरिया कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बाहर की तरफ यही हो गया क्या तुम्हारा वेक्टर ds। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जरा सा ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बाहर के तरफ, और बाहर के तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये होगा तो ds और E के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो हम लोग यहां पर मानते हैं क्या कि लेट द फ्लक्स ड्यू टू लेट द फ्लक्स अक्रॉस द, लिखते हैं लेट द फ्लक्स अक्रॉस द टॉप फ्लैट सरफेस इज φ1, कि ऊपर वाला जो फ्लैट सरफेस है उसके कारण जो फ्लक्स है उसको कितना लिखे, φ1। तो भाई साहब हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या कि जो φ1 होगा वो कितना होगा, इंटीग्रेशन E डॉट कितना ds, यही है क्या फ्लक्स का डेफिनेशन। और E डॉट ds जैसे ही लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन E ds cos थीटा के बराबर में। और यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो E ds cos थीटा के जगह पर कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। और ये cos 90 डिग्री का वैल्यू आपको अगर याद हो कि कितना होता है तो आपको पता होगा 0, और इस तरीके से आप अगर 0 से इस टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा। इसका मतलब कि पहले सरफेस के कारण जो टोटल फ्लक्स आया उस फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई। तुम बात ऐसे सोचो कि अगर ऐसे कोई प्लेट रखी हुई है और इस प्लेट में मैं इधर से तीर मारूं तो या तो प्लेट के ऊपर से जाएगी या तो प्लेट के,
प्लेट के आर पार कोई तीर जा पाएगी क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है और सरफेस कैसा है? कोई भी फील्ड लाइंस सरफेस को क्रॉस करेगा क्या? सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा तो फ्लक्स होगा क्या? तो आप प्रैक्टिकली भी फील कर पा रहे हैं कि ऊपर वाले सरफेस के कारण कोई फ्लक्स, और मैथमेटिकली भी देख लिए कि ऊपर वाले सरफेस के कारण कोई फ्लक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब दूसरा सरफेस देखो कि दूसरा सरफेस जो है अपना वो सिलेंडर का कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस पर अगर हम एरिया एलिमेंट का बात करें तो मान लो कि छोटा सा एरिया एलिमेंट हम यहां पर कंसीडर किए ये, और इस एरिया एलिमेंट का अगर हम डायरेक्शन का बात करें तो मैं आपको सिखाया हुआ हूं क्या कि हमेशा ही जो तुम बेटा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लो वो किधर लो, परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। ये हो गया क्या तुम्हारा वेक्टर डीएस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? कुछ इस तरीके का, अवे फ्रॉम द चार्ज। आप देखिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग यहां से थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएंगे और मानेंगे क्या कि लेट द फ्लक्स अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस। जो अपना सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस है, जो अपना सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस है, उस सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस के कर्व्ड सरफेस एरिया से जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स को हम लोग कितना मान लेते हैं? φ2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब एक बात बताओ कि फ्लक्स का डेफिनेशन कितना कहता है भाई? कहता है कि φ2 इक्वल टू जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? इंटीग्रेशन ई डॉट कितना? यही तो फ्लक्स का डेफिनेशन है। जरा सा ये बताओ कि अगर फ्लक्स को लिखेंगे तो इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे? ई डीएस कॉस थीटा के बराबर में, और थीटा के जगह पर जो वैल्यू आया है वो ई डीएस कॉस कितना डिग्री? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? मतलब ये कितना हो जाएगा? ईडीएस के बराबर में। ये निकल गया क्या तुम्हारा? φ2 का वैल्यू। अब देखो कि हमको φ3 निकालना है। तो φ3 निकालना है किसके कारण? तो बॉटम फ्लैट सरफेस के कारण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बॉटम के फ्लैट सरफेस पर कोई एरिया वेक्टर कंसीडर करें, कोई सा एलिमेंटल एरिया कंसीडर करें डीएस, तो इस डीएस का डायरेक्शन किधर होगा? इस डीएस का डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर और किधर के तरफ? बाहर के तरफ। ये हो गया क्या तुम्हारा वेक्टर डीएस। पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा? अवे फ्रॉम द चार्ज। इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री थीटा इक्वल टू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो अब हम मान लेंगे क्या कि जो आपका बॉटम फ्लैट सरफेस है, इस बॉटम फ्लैट सरफेस के अक्रॉस जो आपका फ्लक्स है, उस फ्लक्स को हम मान लेंगे क्या? φ3। तो मान लेते हैं क्या कि लेट द फ्लक्स अक्रॉस द बॉटम फ्लैट सरफेस, कि जो आपका बॉटम फ्लैट सरफेस है, उस बॉटम फ्लैट सरफेस के अक्रॉस जो फ्लक्स है वो फ्लक्स है कितना? इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? φ3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जब इस फ्लक्स को भाई φ3 मान लिए तो ये बात बताओ क्या कि φ3 इक्वल टू जो लिखेंगे फिर से कितना लिखेंगे? इंटीग्रेशन ई डॉट कितना? डीएस। ई डॉट डीएस लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा के बराबर में, और थीटा इक्वल टू है कितना? 90 डिग्री। यानी कि ये हो जाएगा कितना? ईडीएस कॉस 90 डिग्री। और ये किसके बराबर में हो जाएगा? 0 के बराबर में। मतलब कि φ3 का वैल्यू भी कितना आ गया? 0 आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तुमको एक बात निश्चित रूप से पता होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर हम लोग लिख भी लेते हैं छोटा सा बात में कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है? तो ये कैसा क्वांटिटी है?
स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है, सो इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सो इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल एडिशन। इसको हम लोग सामान्य जोड़ घटाव के नियमों द्वारा क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं। इसका मतलब कि अगर हमको फाई टोटल लिखना है, अगर हमको फाई टोटल लिखना है तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस डॉट 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 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टोटल फ्लक्स अक्रॉस द गसियन सरफेस का अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज का, टोटल फ्लक्स अक्रॉस द गसियन सरफेस। देखना अभी तक हम 3 पार्ट के बारे में बात कर रहे थे, कर्व सरफेस एरिया का अलग, ऊपर वाले फ्लैट सरफेस का अलग, और नीचे वाले फ्लैट सरफेस का अलग। लेकिन अब यहां पर हम लोग टोटल फ्लक्स अक्रॉस द गसियन सरफेस का बात कर रहे हैं, और इस गसियन सरफेस में तीनों फ्लक्स शामिल है, ऊपर वाला सरफेस भी, नीचे वाला सरफेस भी, और कर्व सरफेस भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे कि जो अपना फाई टोटल होगा, ये फाई टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस कितना, आपने देखा है कि फाई 1 का वैल्यू कितना आया है, फाई 2 का वैल्यू कितना आया है, और फाई 3 का वैल्यू कितना आया है। इसका मतलब कि जो आपका फाई टोटल होगा, ये फाई टोटल किसके बराबर में हो जाएगा, इंटीग्रेशन ईडीएस के बराबर में हो जाएगा। इतने बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो इसके बाद गॉस लॉ क्या कहता है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स अक्रॉस द क्लोज सरफेस, कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होता है, वो टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम लोग अब यहां से गॉस लॉ का बात करेंगे, बाय गॉस लॉ, अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज से, गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहता है कि फॉर एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, तो क्लोज सरफेस के लिए जो फाई टोटल होगा, टोटल फ्लक्स अक्रॉस द क्लोज सरफेस, ये कितना होता है, क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट के बराबर में। और इस दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग देखेंगे, तो इस दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होगा, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो भैया हम लोग सीधा सीधा बात करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग ये बात देख पा रहे हैं क्या, कि जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस है, वो किसके बराबर में है, क्यू इनसाइड, और बाय किसके बराबर में, एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, इसमें तुम देखो जरा सा ध्यान से कि अगर हम लोग इस चार्ज रॉड पे बैठ जाएं और इस गसियन सरफेस के कर्व सरफेस के कारण, ध्यान देना, ऊपर वाले सरफेस के कारण कोई फ्लक्स हुआ ही नहीं, नीचे वाले के कारण कोई फ्लक्स, मतलब इस सबको काउंटिंग में लेना ही नहीं है। जो भी फ्लक्स हुआ है वो किसके कारण, कर्व सरफेस के कारण। तो अगर हम इस रॉड पे बैठ जाएंगे और सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस को चारों तरफ देखेंगे, तो चारों तरफ एक जैसा डिस्टेंस पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सिलिंड्रिकल है, ये सिलेंडर का एक्सिस है सेंटर से, सेंटर पे बैठ के आप यहां देखिए तो भी डिस्टेंस आ, यहां देखिए तो भी डिस्टेंस, कहीं भी देखिएगा तो डिस्टेंस कैसा दिखेगा, एक जैसा। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि गसियन सरफेस का हर एक पॉइंट जो है, गसियन सरफेस में भी कर्व्ड सरफेस का जो हर एक पॉइंट है, वो चार्ज से इक्वल डिस्टेंस हमेशा ही रख रहा है। और इक्वल डिस्टेंस रख रहा है, इसका मतलब गसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग जब यहां पर बात को थोड़ा सा लेकर के बढ़ेंगे, तो लेकर के बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे कि सिंस ऑल द पॉइंट, सिंस ऑल द पॉइंट्स, since all the points of curved surface of
गसियन सरफेस, कि गसियन सरफेस के कर्व्ड सरफेस का हर एक पॉइंट जो है आर इक्वी डिस्टेंट है, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज रॉड है, उससे गसियन सरफेस के कर्व्ड सरफेस का देखना। यहां पर ध्यान देना कि यहां पर जो हम लोग टोटल फ्लक्स का बात किए हैं, ये टोटल फ्लक्स जो है अपना, ये टोटल फ्लक्स केवल किसके कारण हुआ है? तो टोटल फ्लक्स जो हुआ है ओनली ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस के कारण ही केवल टोटल फ्लक्स हुआ है। ऊपर वाला फ्लैट सरफेस के कारण 0 और नीचे वाले फ्लैट सरफेस के कारण भी कितना? 0। तो अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इक्वी डिस्टेंट है तो किससे? कर्व्ड सरफेस से, और कर्व्ड सरफेस से इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्या कि सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट, at each point on the curved surface of, at the curved surface of Gaussian surface, कि जो आपका गसियन सरफेस का कर्व सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इंटीग्रेशन से जब बाहर आ जाएगा तो भाई इस टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे? इस टर्म को कैसे लिखेंगे? ए इंटीग्रेशन ds इक्वल टू क्यू इनसाइड, और बाई कितना लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट। आप देखो इंटीग्रेशन ds और क्यू इनसाइड का वैल्यू पता चल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अब यहां पर देखना, ध्यान देना कि इसमें जो इंटीग्रेशन ds है वो कौन सा वाला ds है? हमारे पास 3 ds है, 2 फ्लैट सरफेस के कारण और एक कर्व सरफेस के कारण। तो इस एक्सप्रेशन में जो ये ds बचा हुआ है वो कौन से के कारण? देखो तो ये ds यही वाला ds है। इससे पहले हम लोग देखेंगे तो इसमें इंटीग्रेशन ds जो है वो φ2 वाला ds है, और φ2 किसके कारण फ्लक्स है? तो जो φ2 अपना फ्लक्स है वो φ2 है सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस के कारण फ्लक्स। इसका मतलब जिस ds का हम लोग बात करते हुए आगे बढ़े हैं वो ds कौन सा ds है? तो वो वाला ds है कर्व सरफेस वाला ds। अब ये बात बताओ कि इस पूरे कर्व सरफेस पर ऐसा ऐसा कितना ds काटा जा सकता है? इनफाइनाइट ds काटा जा सकता है। और फिर जब इस सारे ds को हम लोग जोड़ देंगे तो ये पूरा कर्व सरफेस बन जाएगा कि नहीं? और अगर आपको थोड़ा सा 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का मैथ्स याद हो तो आपको याद होगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एच। इस सिलेंडर का रेडियस कितना है? आर, और हाइट कितना है? एल। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच के जगह पर कितना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो आप मुझे यहां से सीधे ये बात बताएं कि अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कोई एक इक्वेशन थर्ड, और अब हम लोग इंटीग्रेशन ds का बात करते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन ds का बात करेंगे तो ये किसके बराबर में हो जाएगा? ये हो जाएगा किसके बराबर में? कर्व्ड सरफेस एरिया। कहोगे कि सर हर जगह आप टोटल सरफेस एरिया का बात करते थे। तो भाई टोटल सरफेस एरिया का इसीलिए बात करते थे, ध्यान देना कि पहले जो हम लोग सेल लेते थे वो कैसा सेल होता था? स्फेरिकल सेल होता था। और उस स्फेरिकल सेल पे अगर हम लोग एलिमेंट लेंगे तो इस एलिमेंट को इनफाइनाइट एलिमेंट में तोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे तो ये पूरा स्फेयर बन जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहां पर जो हम लोगों ने लिया है वो कैसा हुआ है अपना? तो ये हुआ है कैसा? सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस है। और इस सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस में ऊपर वाले ds के कारण जो फ्लक्स हुआ है वो कितना? 0। तो ये कंसीडर में नहीं आएगा, ऊपर वाला ढक्कन खत्म।
नीचे वाले ढक्कन के कारण में जो डीएस लिए हैं, इसके कारण भी फ्लक्स कितना आया है, तो इसकी कहानी भी क्या हो गई, बचा कौन सा, केवल कर्व सरफेस वाला डीएस। तो कर्व सरफेस वाले डीएस के कारण फ्लक्स इक्वल टू कितना आया है, इंटीग्रेशन ई डीएस के बराबर में। और ये वाला जो डीएस है वो कौन सा है, कर्व सरफेस पर का डीएस है, इसीलिए यहां पर जो इंटीग्रेशन डीएस होगा वो किसके बराबर में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस, कि जो अपना सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस है उस सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर में होगा, इंटीग्रेशन डीएस के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि अगर यहां से हम चाहें तो इंटीग्रेशन डीएस का वैल्यू लिखना, तो कितना लिखेंगे, 2 पाई आर और एल के बराबर में, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया तो वही होगा। सिलेंडर का रेडियस है कितना, सिलेंडर का रेडियस है कितना, सिलेंडर का रेडियस है आर और हाइट है कितना, एल। तो कर्व सरफेस एरिया कितना लिखते हैं, 2 पाई आर एच। तो एच के जगह पर क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। और इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन डीएस का वैल्यू निकल गया। अब बाकी क्या रह गया, अब बाकी क्या रह गया, क्यू इनसाइड निकालना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यू इनसाइड निकालना बाकी रह गया। अब ध्यान देना, देखो कि सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है। अगर यहां से यहां तक का ये लेंथ एल है, तो यहां से यहां तक का ये लेंथ भी कितना हो जाएगा, और सरफेस के अंदर में उतना ही चार्ज है जितना चार्ज एल लेंथ के सिलेंडर पर होगा। ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, लेकिन हमको सरफेस के अंदर में केवल कितना चार्ज है, जितना एल लेंथ पर चार्ज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्यू इनसाइड उतना ही चार्ज होगा जितना चार्ज एल लेंथ पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से देखिएगा आप, कि ध्यान से देखिएगा कि यहां से लेकर के और यहां तक में जो चार्ज है, यही चार्ज है अपना किसके बराबर में, क्यू इनसाइड के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एल लेंथ में कितना चार्ज है, क्यू इनसाइड। एल लेंथ में कितना चार्ज है, क्यू इनसाइड। तो यहां से अब हम लोग आ जाएंगे किस पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी के डेफिनेशन पर। और लीनियर चार्ज डेंसिटी के डेफिनेशन से हम लोग क्यू इनसाइड का वैल्यू निकाल लेंगे कि बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहता है भाई, कि जो तुम्हारा लैम्डा है वो किसके बराबर में, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है, कितने लेंथ पर, एल लेंथ पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चार्ज कितना है, क्यू इनसाइड, कितने लेंथ पर, एल लेंथ पर। एल को इधर लेके आ जाओ, क्यू इनसाइड का वैल्यू कितना आ गया, क्यू इनसाइड का वैल्यू कितना आ गया, लैम्डा एल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्यू इनसाइड का वैल्यू मिल गया लैम्डा एल के बराबर में, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का वैल्यू मिल गया 2 पाई आर एल के बराबर में। अब इस दोनों वैल्यू को क्या करो, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। तो जब इस दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन डीएस एंड क्यू इनसाइड, इस दोनों वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे इन इक्वेशन कौन से में, इन इक्वेशन थर्ड में, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, E इंटू इंटीग्रेशन डीएस के जगह पर कितना निकला था, 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू इनसाइड के जगह पर कितना मिला, लैम्डा एल, और नीचे कितना, एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई आर एल को इधर भेज दो, है कि नहीं। 2 पाई आर एल को इधर भेज दो तो E इक्वल टू जो मिलेगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट पहले से है, और ये टर्म मल्टीप्लाई से किधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा कितना, 2 पाई आर एल। आप ध्यान से देखिए कि ये एल से ये एल कट जाएगा। अब देखो कि ये कटने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एल पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड एल पर डिपेंड नहीं करेगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा आपका लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जो बचेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जो बचेगा, यही चीज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको याद होगा कि वहां पर जो हम लोग निकाले थे वो कैसे निकाले थे, तो वहां पर सर थोड़ा अलग टाइप का दिखता था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर जगह देखते थे।
तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाने के लिए क्या करो, इसी में 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 से डिवाइड भी कर दो, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ऊपर में हो गया 2 लैम्डा, 2 से मल्टीप्लाई करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे कितना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यही आता था कि नहीं, इसी को थोड़ा अच्छे से आप देखेंगे तो कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई कितना आता था, आर आता था, और यही होता था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, जिसको एल से कोई मतलब नहीं है। एल से मतलब नहीं होने का मतलब कि एल से इंडिपेंडेंट टर्म है। इसका मतलब क्या कि इस इनफाइनाइट रॉड के लिए हम गॉसियन सरफेस कितना भी लेंथ का लें उससे कोई फर्क पड़ने वाला, इसीलिए हम अपने मन से किसी भी लेंथ का गॉसियन सरफेस ले लिए थे। और आप देखिए कि गॉस लॉ से ये चीजें बहुत ही आसानी से निकल गई। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने किया क्या है, इस पूरे प्रोसेस में क्या किया भाई कि इनफाइनाइट रॉड का लेंथ था, चार्ज भी इनफाइनाइट होता, तो इस रॉड के बारे में हमको केवल इतना दिया हुआ है कि इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और इससे आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहीं ठीक है भाई, इनफाइनाइट रॉड है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब गॉस लॉ लगाना है तो गॉसियन सरफेस सोचना है। कैसा गॉसियन सरफेस सोचेंगे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। किस किस कैरेक्टेरिया को फुलफिल करना चाहिए गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और पी से पास करना चाहिए। भाई इमेजिनरी सरफेस है, ऊपर नीचे का ढक्कन बंद कर दिए, बंद भी सरफेस है, सिमेट्रिक भी है, और पॉइंट पी से पास भी कर रहा है। अब हमको 3 अलग अलग सरफेस इसमें दिख रहा है, और वो 3 अलग अलग सरफेस क्या है, तो एक ऊपर का ढक्कन, एक नीचे का ढक्कन, और एक, तो ऊपर वाले ढक्कन के कारण मैंने फ्लक्स कितना मान लिया, φ1 का वैल्यू निकाला, कितना आया। कर्व सरफेस के कारण मैंने फ्लक्स कितना मान लिया, ये निकाला, कितना आया। और नीचे वाले ढक्कन के कारण मैंने फ्लक्स φ3 माना, कितना आया। तो φ1 और φ3 मतलब ऊपर वाले ढक्कन और नीचे वाले ढक्कन, इस दोनों के कारण फ्लक्स कितना आया। तो जो टोटल फ्लक्स हुआ वो टोटल फ्लक्स ईडीएस, ये किसके कारण है, तो ये जो ईडीएस है ये किसके कारण है, ड्यू टू कर्व्ड सरफेस। केवल किसके कारण, कर्व्ड सरफेस के कारण है। और कर्व्ड सरफेस के कारण है तो गॉस लॉ क्या कहता है कि गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। दोनों को जब मिलाएंगे तो ये चीज आएगी। और हम देख रहे हैं क्या कि रॉड से सिलेंडर में हम कहीं भी देख रहे हैं तो कैसा डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा, एक जैसा। एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। अब सवाल क्या रहा कि इंटीग्रेशन डीएस का वैल्यू निकालना और क्यों इनसाइड का वैल्यू निकालना। तो इंटीग्रेशन डीएस, तो ये डीएस जो बचा हुआ है वो किसके कारण वाला डीएस बचा हुआ है, कर्व्ड सरफेस के कारण। तो जब सारे डीएस को जोड़ देंगे तो डीएस को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πrl। अब क्यू इनसाइड निकालना है तो देखो कि इसमें क्यू इनसाइड में देखो कि इसमें सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, जितना चार्ज एल लेंथ पर है। तो एल लेंथ पर जितना चार्ज है वही है क्या, क्यू इनसाइड। अब यहां से हम लोग क्या किए, लीनियर चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन लगाए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के डेफिनेशन में क्या कह रहा है भाई कि लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाई एल। तो क्यू कितना है, क्यू इनसाइड के बराबर में, और एल लेंथ है, एल को इधर ले आए तो क्यू इनसाइड कितना मिल गया, लैम्डा एल। इस दोनों के वैल्यू को हमने पुट कर दिया, एल से एल कैंसिल हो गया और कितना बचा, लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट आर। कहोगे कि सर ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, 2π एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं पता है हमको, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है। इसी में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ऊपर कितना हो गया, नीचे कितना हो गया, 2 2 जा 4π एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4π एप्सिलॉन नॉट को एक जगह लिख लो और 2 लैम्डा बाय, तुम जा करके अब देखना कि एनालिटिकल मेथड से यही चीज आया था कि नहीं, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस से आया था और ये बहुत आसान प्रोसेस से आ गया। तो मेथड ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जो कैसा हो, आसान हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आपसे कोई आदमी पूछ दे क्या कि जनरली देखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज के कारण, वो पॉइंट चार्ज के कारण जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे वो कितना लिखते थे, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना
आर स्क्वायर, तो जनरली हमारे माइंड में सेट रहता है कि बाय आर स्क्वायर, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये चीज क्या होती है। अब तुमसे सवाल में खाली ट्विस्ट करके पूछ दो ऑब्जेक्टिव में क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड इज, और ऑप्शन में दे दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम सुनते ही ये बात सेट रहती है। लेकिन यहां पर इनफाइनाइट वाले केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्यों कि 1/4πε0 कांस्टेंट है, लैम्डा तुम्हारे पास क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं बताया हुआ हूं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी तीनों का तीनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो 2 कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, 1/4πε0 कांस्टेंट, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यही पूरी कहानी बहुत ही आसान हो गई किसके रिस्पेक्ट में, तो जो पीछे हम लोग एनालिटिकल मेथड देखे थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। याद होगा आपको कि पीछे कैसे बनाते थे, तो पीछे ये इनफाइनाइट रॉड होता था, इससे a डिस्टेंस पर पॉइंट P होता था, हम लोग इधर कहीं L लेंथ पर जो है सो dx लेंथ का एलिमेंट लेते थे, है कि नहीं, यहां से मिलाते थे, इस एंगल को क्या कहते थे, थीटा, और ये डिस्टेंस कैसा मानते थे। अब देखो कि जैसे इस dx को हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट करेंगे, r का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, थीटा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, और इस l का वैल्यू भी क्या हो जाएगा। तो थीटा, आर और एल तीन तीन वेरिएबल होता था, और इस तीनों वेरिएबल को इलिमिनेट करके हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था, और उसी चीज को यहां पर क्या किया, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि गॉस लॉ का ये एक एप्लीकेशन और आपका क्या हो गया, समाप्त। अब इसी तरीके से आप अगर चाहेंगे तो ये इनफाइनाइट रॉड था, आप सिलिंड्रिकल रॉड के कारण निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, जैसे स्फीयर के कारण किए, सरफेस पर चार्ज रहेगा तो, और अगर पूरे वॉल्यूम में चार्ज रहेगा तो भी। तो अब मैं एक लास्ट आखिरी इसका एप्लीकेशन आपको कल पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। वो इसीलिए पढ़ाऊंगा अगले दिन मंडे को कि हम लोग आगे अगले चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है, तो पंखे में जो कंडेंसर लगा हुआ होता है ना, वही होता है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक दूसरे से बहुत नजदीक रखा हुआ होता है। तो नजदीक जब रखा रहेगा एक दूसरे के, तो इसके बीच में अगर एक मक्खी बैठ के देखेगी तो ये दोनों प्लेट इसको कैसा दिखेगा, इनफाइनाइट दिखेगा। और इसीलिए इनफाइनाइट शीट के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखना है, जो मैं आपको अगले दिन सिखाऊंगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मंडे को खत्म हो जाएगी, ट्यूसडे से आपकी नई चैप्टर शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। काफी आज के लिए पढ़ के आइएगा इतना।